जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबके सामने आया है कि इतने सालों से तो यही सोच रहे थे कि दिल ही है जो सारी सर्कुलेशन कर रहा है, पंप कर रहा है, और सडनली ये सवाल सामने आ गया कि क्या हार्ट पंप है भी या नहीं। तो इसके पहले कि मैं अपना जो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है वो आप सबके सामने रखूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूं। बाहर हम जो भी देख रहे हैं वहां पर मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट्स किसकी वजह से संभव है? हम बाहर 5 एलिमेंट्स से बोलते हैं ना, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। एयर, अगर एयर नहीं हो तो क्या कुछ भी इधर से उधर मूवमेंट, मेरी आवाज भी आप तक नहीं जा सकती, देयर विल बी वैक्यूम। तो आयुर्वेद हमें यह सिखाता है, प्रकृति ने बनाया है बिल्कुल वही सेम हमारे शरीर के अंदर, एग्जैक्टली लाइक दैट, वो सारे फंक्शंस बिल्कुल उसी तरह से होते हैं और उसी तरह से ही हमारे अंदर भी वो 5 एलिमेंट अपना अपना काम करते हैं। चलिए सब्जेक्ट पे वापस आते हैं, फिर देखेंगे कि जो स्टेटमेंट मैंने अभी दी है वो कैसे हमारे आज के टॉपिक के साथ में मैच करती है। सो हृदय, जिसको हम लोगों ने शायरियों में सुना है, हृदय इज अ वर्ड जिसको ज्यादातर हार्ट के साथ में कोरिलेट किया जाता है। आयुर्वेद में जब हमें सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें यही वर्ड है जो सबसे पहले आता है। शुरू करेंगे ऋग्वेद से, जो सबसे पहला ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद से लेके जो 4 वेद हुए हैं, उन वेदों में किस तरह से हार्ट एंड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जरा थोड़ा सा टाइम लेकर हम इसको अगर समझें तो जो डॉक्टर बिस्रूप ने अभी अभी हमारे सामने एक प्रश्न रखा, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक हम खुद ही उसके बारे में विद एविडेंस मान लेंगे। आयुर्वेद में हृदय वर्ड को एक एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इस तीनों प्लेन्स में एक्सप्लेन किया गया है। इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग, इट इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल थिंग। क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या काम होते हैं, आज हमने, क्योंकि मॉडर्न साइंसेस की जो सो कॉल्ड बुक्स हैं उसमें विद पिक्चर्स या जैसे कैसे भी वो दिखा के हमें समझा दिया गया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इतने वर्षों पहले लिखे हुए शास्त्रों में वो सारी बातें उन लोगों को मालूम भी थी कि नहीं थी? तो देखिए आपके सामने श्लोक है, उस श्लोक में, ये श्लोक अथर्ववेद संहिता के वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 32 उस पर दिया हुआ है। इसमें लिखा गया है कि हार्ट दिखता कैसे है, उसकी शेप कैसी होती है। ये देखिए, तैत्तरीय उपनिषद में भी ये एक्सप्लेन किया गया कि एक जो कमल के फूल की बड होती है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो हार्ट बिल्कुल उस तरह का दिखाई देता है। ये आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए शास्त्रों में, ग्रंथों में ये बताया गया। आज तक हम उनको पढ़ के उससे समझ सकते थे, लेकिन बड़े ही सिस्टमेटिक वे से वो सारा कुछ जो है हमसे दूर कर दिया गया ताकि हम उसको समझ ही ना पाए, और जो वो हमें बताना चाहते हैं वही हम समझ पाए। निरुक्ति मीन्स इटिमोलॉजी, अगर है तो उसका अर्थ क्या है। इट इज नॉट जस्ट अ हार्ट, उसको सिर्फ डिनोट करने के लिए द एंड या, इन 3 चीजों से मिलकर ये वर्ड बना हृदय। और अगर हम इसको समझें, हरि धातु संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब या दिल है या किडनी है या लीवर है या सेरिबेलम है या सेरिब्रम है, हम ये हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी साइंस है उनके साथ यही चीजें मैच करेंगी और वो सारी हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, तभी हम उनको मानेंगे और जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में वी सी बॉडी एज अ होल, इट इज अ सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज सिस्टम है, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने वाला। तो हृदय भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, इट इज नॉट जस्ट अ कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, ये पूरे शरीर में है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि देयर शुड बी
मिलियंस और थाउजेंड्स और हंड्रेड्स एटलीस्ट ऑफ हार्ट्स इन द बॉडी, सो दैट कि वो पंप जो है वो चलता रहे। अभी मेरा एक और सवाल है कि हार्ट ने यहां से तो पंप कर दिया, हालांकि अगर मैं इसको देखूं कि इट इज लोकेटेड ऑन द लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ, जब तक वो वहां है तो हम जिंदा हैं, उसको निकाल देंगे तो हम मर जाएंगे। It regulates breathing, it sustains intellect, Hridaya itself is a sense organ, and the manas. See how vast, how elaborated this Hridaya or the circulation or the prana in our body is. Physiologically if we see कि हमें ये सब व्यान वायु, जैसे बाहर सारी मूवमेंट के लिए वायु रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो सिग्नल ट्रांसमिशन चल रहा है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसको चलाने वाला कौन है? तो वो है व्यान वायु। ये मैं नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है जो हजारों साल पहले लिखे गए। ये जो नीचे 3 रेफरेंसेस देख रहे हैं हम, चरक सूत्र स्थान, चरक चिकित्सा स्थान और चरक विमान स्थान, इन तीनों के ये जो 28, 15 और 5 है वो चैप्टर के नाम है, और उसके ओब्लिक के बाद लिखे हुए उनके उसके श्लोक के नाम है, जिन श्लोकों में ये लिखा गया है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। इट टेक्स पार्ट इन सर्कुलेशन बाय व्यान वाता। व्यान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी, बी इट एनीथिंग। So it is responsible for the gati, you can read it. And ये जो 4 तरह की मूवमेंट्स लिखी गई हैं, away from the body, towards the body, transverse direction, whatever. ये जो एक पिक्चर आपके सामने है, ये हमारी आयुर्वेद की फिजियोलॉजी की जो बुक है, जिसको हम शरीर क्रिया कहते हैं, ये उस बुक की फोटो खींच करके मैंने इसमें स्लाइड में इंसर्ट की है। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये पढ़िए, व्यान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन एंड कार्डियक आउटपुट। ये सारी चीज ये 2 शब्दों के जरिए एक्सप्लेन की गई विद सो मच ऑफ प्रिसीजन। इट हैज बीन रिटन इन द बुक्स ऑफ आयुर्वेदा दैट व्यान वायु इज द वन which is responsible for circulation of the blood in our body. It is the one who takes the blood from upward to downward, from down to upwards, to the transverse direction also, wherever it has to go, wherever it should be going. ये बुक में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूं। सुषुप्त समता की अगर हम बात करें, सुषुप्त समता में उन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन को और भी फर्दर इलेबोरेट करके लिखा, तो उन्होंने हमें बताया कि शब्द, तेज और जल, जिस तरह से शब्द मतलब मैंने बोला आपने सुन लिया, है ना, तेज मतलब अग्नि, रोशनी, उसको भी बोल सकते हैं, इधर से लाइट ऑन करी पूरे कमरे में लाइट हो गई, और जल जिस तरह से, ये तीनों अपने आप मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो रस है, जो ब्लड है, वो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है। बट हु इज मूविंग दैट द थिंग्स, दैट इज व्यान वायु। दीज आर द मूवमेंट्स, सारी डायरेक्शंस में उन्होंने डायरेक्शंस भी मेंशन की हुई है सारे। ये सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा, जो कि फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड माने गए हैं। दिस इज द पित्त विच रिजाइड्स इन आवर हार्ट, जो इसके फंक्शंस हैं, यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्ट। We think with our heart, not with brain. So this is heart plus brain is Hridaya. Excuse me. And yes, so we can say where there is sadhak pith, there is a way. That will is the sadhak pith, and that resides in the heart. And what about this kaph? It is also located in the chest. It nourishes the Hridaya, and it by regulating the supply of nutrients among other actions. ये सारा कुछ आयुर्वेद की बुक्स में लिखा हुआ है। ओजस इज द फाइनेस्ट एसेंस ऑफ ऑल धातु, ये भी हृदय के कारण है, क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर ही सब कुछ है, न्यूट्रिशन है या फिर हमारी इम्यूनिटी है, सब कुछ उसी के अंदर है।
yes. So basically, it is not heart, it is the pranavaha srotas, which is responsible for circulation of blood in our body, and the Vyanvayu, which keeps it moving all the time. Psychologically also, as we have discussed earlier, ये सारा कुछ यहाँ दिखाने का मेरा जो पर्पज है वो ये है कि कितने प्रिसीजन के साथ में और कितने थॉरली ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड था, लेकिन क्योंकि हम उस लैंग्वेज को नहीं समझते इसलिए ये सब भी हम भूल गए और हमें वही याद है जो हमें अभी पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए कि भेल संहिता में, भेल संहिता का ये रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 89, चौखंबा भारती की भेल संहिता अगर आप लेके पढ़ेंगे उस पर ये फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन लिखी गई है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इट फ्लोज फ्रॉम द हार्ट एंड देन टू ऑल द प्लेसेस थ्रू वेन्स इट गेट अगेन रीचेस द हार्ट। ये कुछ रिसर्च पेपर्स के रेफरेंसेस भी हैं, आप लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, जिसमें बड़ा थॉरोली इसके बारे में रिसर्च किया गया कि क्या हार्ट है जो पंप है। सो हियर इज द आंसर, हृदय इज नॉट जस्ट अ पंप, it is Vyanvayu which is responsible for rhythmic circulation in all the directions. This is all written in our text, Dr. Biswarup, जो अभी आप मांग तो मुझे लगता है 25 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच। 25 लाख रुपए उसको मिलेगा जो ये साबित करेगा कि हार्ट इज ए पंप, राइट? तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो बट थैंक्स, आपने इलॉबरेटली एक्सप्लेन किया, और वो जो उसमें रेफरेंसेस हैं वो रेफरेंस में आप जाके थोड़ा और खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, यही पर्पस था उसका करने का। तो यहाँ पे हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल है जिस पे आधारित है सारी दवाइयाँ। फिलहाल तो जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं एलोपैथिक दवाइयाँ वो इस फंडामेंटल पे निर्धारित है, हार्ट इज ए पंप। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि फंडामेंटल को अगर हम सिंप्लीफाई करें, अभी तक जो भी आपने समझा उसको अगर एक ही स्लाइड में सिंप्लीफाई करें तो हाउ इट विल बी। सारा एक स्लाइड पे, वो स्लाइड कुछ ऐसा होगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट थ्योरी। तो हमारे बॉडी को फिलहाल एलोपैथी मानती है इस घर की तरह, और घर में सिर्फ एक ही दरवाजा है, और इस दरवाजे को बंद कर दो तो घर सेफ है, कहीं से कोई जा नहीं सकता, राइट? आप देखिए जितनी सारी दवाइयां आप लेते हो उसका नाम आप सुनेंगे, नाम भी ऐसे ही कुछ है, राइट? बीटा ब्लॉकर, राइट? अल्फा चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, ब्लॉकर, रोक दो, जाने मत दो, यही कुछ निकलेगा, राइट? आप कभी अंग्रेजी दवाई को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कुछ ब्लॉक करने की बात हो रही है कि कोई चीज जाना चाहता है कैल्शियम सेल के अंदर तो उसको रोक दो, राइट? बीटा ब्लॉकर, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ रोकने की बात हो रही है। तो दवाइयां जो करती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करती है, और नाम में ही वो है कि इसको रोक दो, उसको रोक दो, इसको जाने मत दो, उसको आने मत दो। दैट इज व्हाट इज द एलोपैथिक मेडिसिन। अगर कोई भी मेडिसिन को आप इंटरप्रेट करेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, राइट? तो इसलिए हिंदी की बुक जो होती है ना ट्रांसलेटेड, उसमें भी वो बीटा ब्लॉकर लिखा रहता है, ट्रांसलेट नहीं करते उसको वो ट्रांसलेट करना चाहिए। जबकि हमारी जो बॉडी है वो एक घर, ऐसे घर की तरह नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा हो, ऐसा नहीं है हमारी, राइट? जैसे कि अभी तक ये बताया गया कि हार्ट इज अ सेंटर पॉइंट, राइट? लोकेटेड ओनली वन प्लेस, और उस चीज को थ्योरी को विश्वास करके फिर सारी दवाइयां बनी। तो वो दवाइयां, राइट? तो आपने थ्योरी ये बनाई कि हमारे घर में एक ही दरवाजा है, उस घर में कितनी भी सिक्योरिटी लगा दें लेकिन चोरी होती गई, इसका मतलब दरवाजा और भी है लेकिन हमने ध्यान एक ही पे दिया, राइट? हार्ट और भी है पूरे बॉडी में लेकिन हमारा फोकस एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब हम ठीक नहीं हो सकते। हमारी जो बॉडी है, जैसे कि आयुर्वेद में भी बोला है, अभी आपने सुना, वो कुछ इस तरह से है, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, हजारों तरह के हमारे बॉडी में हार्ट्स हैं पूरे बॉडी में। तो अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपने बॉडी की एक एक सेल को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, सिर्फ किसी पिन पॉइंट सेल को नहीं करना पड़ेगा। एक बात समझिए आप, दवाई कैसे काम करता है, हमारे हर सेल में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या है, जैसे ये ताला है और इसकी चाबी क्या है, यहाँ पे चाबी के लिए होल है, इस होल को आप रिसेप्टर बोल सकते हैं। हर सेल में ऐसे रिसेप्टर बहुत सारे होते हैं। दवाई क्या है, वो एक च्युइंगम की तरह है। अगर मैं च्युइंगम लेके यहां लगा दूं तो क्या चाबी से खोल लेंगे आप? नहीं। तो मैंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, बीटा ब्लॉकर, राइट? तो उसने बीटा ब्लॉकर ऐसे ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जिसके बाद हार्ट उतनी मजबूती से काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा लेकिन आपका हार्ट भी कमजोर हो जाएगा। तो ये है द काइंड ऑफ मेडिसिन जो मेडिसिन का काम है। तो वो आपके हार्ट को कमजोर करके
फिर ब्लड प्रेशर कमाता घटाता है, क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अप्रोच क्या है? रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये दिमाग में बिठा दिया कि हार्ट एक सेंटर पॉइंट है और दिक्कत एक ही जगह होती है, जबकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो एज ए होल आप बीमार पड़ते हैं, आपका कोई ऑर्गन बीमार नहीं पड़ता, इट इज ए होल थिंग। पेन कोई एक जगह हो सकता है, लेकिन योर ऑर्गन, राइट, योर होल बॉडी इज सिक। अगर आप ये थ्योरी लेके चलें तो आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप एक पिन पॉइंटेड थ्योरी लेके चलेंगे जैसा कि अभी तक है, तो फिर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मेडिसिन विच पिन पॉइंट्स, राइट, विच डिसाइड्स कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस जगह की है, इस प्रॉब्लम इस जगह की है, आपको होलिस्टिक, जब भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपके बॉडी के हर सेल को प्रॉब्लम है, हर सेल को साथ में लेना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। बॉडी के हर सेल को साथ में हम कैसे ले सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए? हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगला 2-3 मिनट में सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो हमें सारे सेल्स को क्यों लेना पड़ेगा? ये अभी तक का जो हमने डिस्कस किया उससे क्लियर हो गया कि क्योंकि हमारा डिसइंटीग्रेटेड है, हमारी सारी ताकत, हमारा हार्ट भी डिसइंटीग्रेटेड है, पैरों में भी, हर जगह ही है, तभी जाके सारा कुछ सर्कुलेट हो रहा है। तो उसके लिए हमारे बॉडी के सारे सेल को कैसे इन्वॉल्व करना है, 2 स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो ये देखा गया है कि जब आप अपने बॉडी का कोर, अंदर का टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री होता है, उसको अगर 39 कर देते हैं, 2 डिग्री बढ़ा देते हैं, जैसे ही टेम्परेचर अंदर का कोर का बढ़ जाता है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और बाहर की तरफ सर्कुलेट होगा, आपको पसीना आएगा और आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, राइट, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेजी से होगी और बाहर की तरफ होगी। और ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है बॉडी के अंदर कि आपके बॉडी के हर सेल के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। अ खास काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन। ये नाम याद रखिए, ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। हीट शॉक प्रोटीन, आपके बॉडी के हर सेल में हीट शॉक प्रोटीन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, राइट, जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और बॉडी में एक खास तरह का प्रेशर आता है, और उसके एक्टिवेट होते ही आपके मसल्स जो टूटने लग गए हैं, मसल्स जो कमजोर होने लग गए हैं, आपकी जो एजिंग होने लगी है, आपके जो इन्फ्लेमेशन घाव होने लगे हैं, आपके जो ट्यूमरस ग्रोथ होने लगे हैं, उनको ठीक करने की प्रक्रिया बॉडी शुरू कर देता है। बट ठीक करने की प्रक्रिया में बॉडी को जो औजार चाहिए, हथियार चाहिए, दैट इज जो आप खाते हैं, राइट, उस खाने को अगर ठीक कर लें तो हमें नहीं पता बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, लेकिन हमने सारे न्यूट्रिएंट बॉडी के सामने रख दिया, आप अपने हिसाब से यूज कर लो। आपके घर में कोई मैकेनिक आता तो आप ज्यादा ये कर सकते हैं कि मैकेनिक को पूरा आपके टूल बॉक्स दे दिया, मैकेनिक करेगा अपने आप कौन सी टूल बॉक्स की जरूरत है, कौन सा टूल की जरूरत है। तो नेचर ने, भगवान ने जिस ढंग से फूड बनाया है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, लीव्स, उसी फॉर्म में जब हम बॉडी को देते हैं, दैट इज द फॉर्म विच इज बेस्ट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। बॉडी इसको पहचानता है, हम भी नेचर के ही हिस्सा हैं, हम एलियन जगह से नहीं आए, बॉडी रिकॉग्नाइज इट। दैट इज व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट साइंस विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। समय कम है, उस साइंस की अलग बात करेंगे, डाइट वाले साइंस को। तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, पहले तो ये कि उनकी हीट शॉक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। हीट शॉक प्रोटीन मतलब बॉडी के सारे सेल्स कैसे आपके साथ जुड़ जाएं काम करने में। उसका सबसे आसान तरीका जो हमने निकाला है, राइट, वो तरीका व्हाट वी कॉल एज द हॉट वाटर इमर्शन, जो हमारे हिम्स हॉस्पिटल में होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पानी में बैठे हुए हैं 40 डिग्री में। तो एक्चुअली हम इनसे क्या कर रहे हैं, हम इनकी किडनी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए इनके बॉडी के सारे सेल्स खुल जाए, उनके अंदर के जो हीट शॉक प्रोटीन है सारे सेल्स के एक्टिवेट हो जाए। किडनी से मतलब नहीं है हमें बॉडी के हर सेल से मतलब है, एवरी सेल, राइट। तो और उसके लिए इनको यहां तक आप देख रहे हैं, गले तक पानी में बैठे हैं, राइट। इसके छोटा मॉडल मेरे पास है यहाँ पे, जो लोग यहां देख सकते हैं, यहां देखिए, जो लोग वहां देखिए, वहां देखिए। तो हमने ऐसे बिठाया, 40 डिग्री पे जब बैठे, कोर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सर्कुलेशन बाहर की तरफ होने लगा, हीट शॉक प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, तैयार हो गया। प्लस हमने डाइट इनका चेंज कर दिया, द काइंड ऑफ डाइट विच वी कॉल एज DIP डाइट, आपको पता ही है, राइट। और ये करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको यहीं पे करना है, घर पे भी कर सकते हैं। ड्रम के अंदर देखिए, राइट, आप घर पे बैठ के कीजिए, और महंगा नहीं है, सस्ता है, घर पे उल्टा और सस्ता है, राइट। तो ये देखिए किडनी का इलाज हो रहा है इनका, वो भी घर बैठ के। तो
आप जहां भी रहते हैं आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऐसा जुगाड़ करना है कि आपकी बॉडी के सारे सेल्स खुल जाएं। उसके लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये फ्रिज का पुराना फ्रिज के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको ठीक होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। ये देखिए, राइट। तो आपने अपने बॉडी के सारे सेल्स को खोलने के तरीके निकाले। जो इंजीनियर है वो अपना इंजीनियर दिमाग निकाला, जो देसी है वो देसी जुगाड़ निकाला। जुगाड़ निकालने से मतलब है, राइट। सो एंड ये सारे पेशेंट्स अपने अपने घर में बैठ के दे आर क्योरिंग। जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो किडनी के पेशेंट्स आते हैं, जब जाते हैं बोलते हैं हम तो किडनी के लिए आए थे, हमारे तो घुटने के दर्द भी चला गया, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। उन्हें हैरानी होती है, राइट, लेकिन हमें हैरानी नहीं होती। इस वक्त आपके बॉडी में हजारों प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो आने वाले टाइम में आपको पता चलने वाला है, आपको नहीं पता, हमें मतलब भी नहीं है। हमने और जो आज का हमारा है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, ग्रैड सिस्टम इसे बोलते हैं। मेरे टी शर्ट में भी है ताकि आपको ये याद रहे, अगर आप मेरे टी शर्ट को देख रहे हैं, ग्रैड सिस्टम बुक के कवर में भी है, ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस। आप देखिए इस वक्त आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बॉडी पे, सिर पे, बॉडी पे, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, दैट इज अबाउट 2% ज्यादा। वो जो प्रेशर डिफरेंस है, दैट प्रेशर डिफरेंस प्लस द हीट, दैट ओपन्स अप द हीट शॉक प्रोटीन, राइट। तो आप किसी भी तरह से इसको कर दीजिए कि प्रेशर डिफरेंस 2% प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 40 डिग्री, कैन बी 41, 42, 39, बट 40 डिग्री पे मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ऐसे पता चलता है जब हम सिम्टम को देखते हैं, पेशेंट को देखते हैं। आगे आपको पेशेंट से मिलवाएंगे, डॉक्टर नमिता आएंगी, वो मिलवाएंगी। अब मान लीजिए मेरे पास टॉर्च है, ये चल ही नहीं रहा, आप मैकेनिक को देंगे, मैकेनिक के आपको ठीक करके दे देगा, ठीक हो गया। कैसे पता चलेगा आपको ठीक हो गया? ऐसे हाँ करें, लाइट आ रहा है तो ठीक हो गया, है ना। लेकिन एलोपैथिक लॉबी नहीं मानती। अगर आयुर्वेद से कोई मेथड आता है, नहीं ये ठीक नहीं हुआ, वो बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ। मैंने लाइट आ रहा है, देख रहे पहले नहीं आ रहा था, पहले यूरिन आउटपुट नहीं था, अब यूरिन आउटपुट आ रहा है, पहले स्वेलिंग थे अब स्वेलिंग नहीं है, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। क्या किडनी के सारे अंदर के टिश्यूज वो दोबारा बढ़ गए? क्या किडनी जो श्रिंक था वो दोबारा खुल गया? इस तरह की भाषा में उलझाने की कोशिश करेंगे कि आप गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक बोला देखो जी लाइट चल रहा है, ठीक हो गया। नहीं मैं नहीं मानूंगा, इसके बल्ब को निकाल के दिखाओ, इसकी बैटरी को दिखाओ, तारों को दिखाओ, मैं एक एक को चेक करूंगा और सारी चीजें जब इंडिविजुअली मुझे ठीक दिखाई देंगी तो ही मैं मानूंगा। दैट कैन बी वन वे, राइट। तो हमने ये बोला चलो ये भी तरीका सही आप जो बोलते हैं। तो हमने कुछ पेशेंट्स के पहले फोटो खींची किडनी की जब हमारे पास आए, राइट। हमने नहीं खींची, उन्होंने खुद खिंचवाई, DTP स्कैन करते हैं, और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई 15 दिन बाद अपनी मर्जी से उन्होंने दोबारा फोटो खींची, राइट। और फोटो में देखा व्हाट विल कॉल एज हाउ टू ग्रो द ऑर्गन इन द बॉडी, द किडनी स्टार्टेड ग्रोइंग, द किडनी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो हम नहीं बोलते कि आप फोटो खिंचाओ, क्योंकि हम तो सिम्टम देख रहे हैं, हम तो लाइट आ रही है, सब कुछ ठीक ही होगा, लेट इट बी सिंपल। लेकिन पेशेंट जिद करते हैं मैं नहीं मानूंगा कि मैं ठीक हो गया, जब तक कि फिर आगे की, जब तक कि डॉक्टर के पैरामीटर के हिसाब से क्रिएटिनिन लेवल भी ऐसा होना चाहिए और सारी रिपोर्ट वैसे होने चाहिए, मेरे रीनोग्राम जो है वो ऐसा दिखना चाहिए। एंड वो लोग जो है वो जिद करके फिर पहला और दूसरा टेस्ट कराते हैं, और क्योंकि वो करा रहे हैं तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, और वो रिपोर्ट्स भी, ये जो किताब अभी रिलीज की, इस किताब का सेक्शन 3 में वो रिपोर्ट आपको डाल के दिए हैं। तो यस, आपके बॉडी के ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, वो फोटो से भी साबित होता है और सिम्टम से भी साबित होता है। जितने तरीके हैं दुनिया में साबित होने के, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड मानती है एलोपैथी, वो सारे स्टैंडर्ड हमने मापदंड पूरे करके उस किताब के अंदर डाल के दे दिया। जैसे आपको ठीक लगे समझना, जो वाला थ्योरी, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि पेशेंट गेट क्योर्ड, पेशेंट ठीक हो जाता है। एंड ये सिर्फ एक किडनी के लिए नहीं, साइमल्टेनियसली व्हाई द पेशेंट इज गेटिंग क्योर्ड ऑफ किडनी डिजीज, जिसके लिए ओरिजिनली आया था, उसका अब पहले आया था वो व्हील चेयर में, अब वो चल के भी जा रहा है, उसके घुटने में दर्द था वो भी खत्म हो गया, उसका इंसुलिन था वो भी छूट गया, राइट। तो इसका मतलब पेनक्रियास पहले से भी काम ढंग से काम कर रहा होगा, तो वहां की भी फोटो खींचो, पहले वाला भी अभी वाला भी, राइट। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये, पहले इंसुलिन नहीं ले रहा था अब नहीं ले रहा, इसका मतलब वो ठीक हो गया, राइट। वी गो बाय द सेकेंड।
कि अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा, ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है, तो हम तो यहीं पे रुक जाते हैं, हमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इन्वाइट करता हूं जो लोग ऐसा चाहते हैं कि फोटो खींच के देखो, तो आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन कितना भी सड़ गया क्यों ना हो, अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास एक तरीका है जिससे उस ऑर्गन को दोबारा से अपने बॉडी के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, राइट। तो और यहां पे एक बात, इससे भी आगे की बात बता रहा हूं जो आयुर्वेद में अभी डॉक्टर अनु ने बोला, राइट। और वो ये कि मैं और आप, हम बात करते हैं बॉडी की, बॉडी एक है, लेकिन यहां पे हमारे बीच एक डॉक्टर है, वो बोलते हैं बॉडी के साथ एक और चीज है माइंड। माइंड को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके पेशेंट हील होगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते, तो हमारे बीच एक डॉक्टर है, वो माइंड को भी जोड़ देते हैं कि खाना क्या खाना है। डीआईपी डाइट तो एक बात है, लेकिन डीआईपी डाइट को या जो डाइट है, उस डाइट को जब खाना बनाते वक्त आपकी जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन भी काफी हद तक काम करेगी। उस पेशेंट की इंटेंशन, पेशेंट के केयर वाले की इंटेंशन, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और उसका सबूत भी सामने वो लेके आएंगे। डॉक्टर नमिता, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सो तो डॉक्टर नमिता कभी नहीं बताएगी, मैं बता दूं कि जब डॉक्टर नमिता की पेशेंट्स यहाँ पे आए, आज हमारे बीच में वही इंट्रोड्यूस करेंगे इन पेशेंट्स को, तो डॉक्टर नमिता को चिंता होगी कि यहाँ जो खाना मिलेगा, जो हम सबको मिलेगा, खाने का फूड कूपन आपके बुक के फ्रंट में है, कूपन से, राइट। तो पता नहीं वो किसने बनाया, किस इंटेंशन से बनाया, तो कम से कम अपने पेशेंट की जो खाना है वो अपने हाथ से बना के लाइए आज, राइट। तो जो अगर डॉक्टर नमिता के हाथ का खाना बनाना पड़ेगा तो उनका खाना चाहते हैं तो उनका पेशेंट बनना पड़ेगा। बट एनीवे, सो ओवर टू डॉक्टर नमिता एंड यू टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बॉडी की, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। प्लीज कम। इसके बाद से आप किस तरह? हेलो एवरीवन। सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। डॉक्टर बीआरसी से जुड़ने से पहले सभी लोग मेरे को इसी नाम से जानते थे। पढ़ी है